फाइन स्टूडेंट, देखो आज क्लास में हम लोग 3 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एडिटोरियल्स में, और सभी टॉपिक के बारे में तुम लोग कुछ ना कुछ जानते हो। पहला टॉपिक होगा 346। ये जो खालिस्तान का जो इशू है ही कनाडा में तुमको दिखे, बट इसका रेमिफिकेशन तो भारत में पड़ता है ना। भले ही तुमको यूके में दिखे, भले ही तुमको न्यूजीलैंड में दिखे, भले ही तुमको यूएस में दिखे, भले ही तुमको ऑस्ट्रेलिया में दिखे, बट इसका डायरेक्ट असर भारत के भूमि पे पड़ता है। और जानते हो कि अभी रिसेंट टाइम में क्या हुआ कनाडा के साथ हमारा रिलेशन, इंडिया का रिलेशन। पहले भी रिलेशन खराब ही था, उतना अच्छा रिलेशन नहीं था। स्टार्टिंग फ्रॉम इंदिरा गांधी 1980 से देखोगे तो रिलेशन कोई अच्छा नहीं रहा। उस समय जस्टिन ट्रूडो के जो फादर थे वो भी प्राइम मिनिस्टर ही थे वहाँ के, और सेम सिमिलर केस हुआ था। उस समय भी इंदिरा गांधी बोली थी कि वो एक खालिस्तानी लीडर था, उसको बोला गया था कि तुम एक्स्ट्राडाइट कर दो, वहाँ से ला दो, इंडिया में ला दो, बट उसने मना कर दिया था। तो रिलेशन तो उस समय ही खराब हो गया था। और उसके बाद अभी जानते हो, अभी जून में एक कोई लीडर का, खालिस्तानी लीडर का है ना, उसको किसी ने टारगेट किया और उसको मार दिया गया गुरुद्वारा के साइड में ही। तो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने भारत पे एलिगेशन लगा दिया कि भाई भारत ने किया है ये चीज़। फिर इधर से भी काउंटर अटैक हुआ, वो लोगों ने इंडियन डिप्लोमेट को हटा दिया, तो काउंटर अटैक में हमने भी हटा दिया, तो रिलेशन और ख़त्म हो गया और रिलेशन ख़राब हो गया। तो वही समझेंगे हम लोग इस एडिटोरियल्स में। दूसरा एडिटोरियल है ग्लोबल साउथ के ऊपर। हाँ, ये तो हमें दिखता है कि अब ग्लोबल साउथ चुपचाप रहने वाला नहीं। हमने G20 के समिट में भी देखा था किस तरह भारत मुखर होकर ग्लोबल साउथ के बारे में बता रहा था। उससे पहले भी हम जानते हैं कि भारत ने वर्चुअल सबमिट किया था ग्लोबल साउथ के लिए, और अभी बड़े बड़े इंटरनेशनल फोरम में ग्लोबल साउथ का इम्पोर्टेंस दिखता है। तो ऐसा क्या चेंज हुआ इन 4-5 दशक में कि ग्लोबल साउथ अभी फोर फ्रंट पे है। ग्लोबल साउथ समझ में आ रहा है, जिसका स्टार्टिंग G77 से हुआ था, और अभी नहीं भी तो उसमें 134 कंट्रीज शामिल हैं, समझ गए ना, प्लस चाइना उससे। 348 देखो, हाँ भले ही 2023 तुम्हारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है, उसके बावजूद भी मिलेट्स का जो प्रचार प्रसार होना चाहिए उतना तो नहीं हुआ है। जहाँ तक सवाल है भारत में, तो भारत में प्रत्येक साल 18 to 19 मिलियन टन्स मिलेट्स ग्रोन किए जाते हैं, और जिसमें सबसे ज़्यादा तुम्हारा बाजरा है 8 to 9 मिलियन टन्स, यानी कि 40 to 50%। मगर जिस हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से नहीं है। तो डिमांड साइड और सप्लाई साइड दोनों में ही चेंजेस आने की ज़रूरत है, वही समझेंगे यहाँ पे। और क्यूरियोसिटी एंड अवेयरनेस अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ मिलेट्स। मिलेट्स खाने से कितना फ़ायदा होता है, ठीक, कितना ये न्यूट्रिशियल्स, क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स है, ये चीज़ हमें फार्मर्स को बताना होगा। एट द सेम टाइम जो क्रॉप्स है, जैसे राइस हो गया, व्हीट हो गया, इसको प्रमोट नहीं किया जाए उतना, क्योंकि इसको प्रमोट करने का मतलब है तुम वाटर को यूज़ कर रहे हो, वाटर रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज़ कर रहे हो। तुम 1 टन राइस उगाने में कितना लीटर ऑफ वाटर लगता है कि नहीं, बताओ तो। सिमिलरली व्हीट को ग्रोन करने में, शुगर कैन को ग्रोन करने में, क्योंकि दे ऑल आर वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स। तो यहाँ पे कायदे से ये होना चाहिए था कि मिलेट्स को जितना से जितना प्रमोट करे उतना फ़ायदा है, इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एट द सेम टाइम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इस चीज़ को हम लोग समझेंगे डिटेल तरीके से। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 346 इसका सिलेबस देखो, GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन, बायलैटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया एंड आर अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट। तो देखो ये 20 सितंबर को आया था हिंदू पेपर में। तो देखते हैं, जैसे कि तुम लोग जानते हो कि कनाडा का जो प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडो, उसने एलिगेशन लगाया भारत के ऊपर कि कनाडा का जो खालिस्तानी लीडर था हरदीप सिंह निज्जर, हाँ हरदीप सिंह निज्जर को मारा गया जून 2023 में, ठीक है। तो ये जो आरोप है भारत सरकार के एजेंट के ऊपर लगाया है इसने, तो बहुत बड़ा मामला हो गया ना। कोई प्राइम मिनिस्टर किसी भी कंट्री का यदि इस तरह का एलिगेशन लगाए किसी भी कंट्री पे, तो मैटर बहुत बड़ा हो जाएगा। और इतना ही नहीं, तुम लोग को
तुम लोग को पता होना चाहिए कि 5 आइज इंटेलिजेंस शेयरिंग एग्रीमेंट, इसको बोलते हैं आइज बोलते हैं। 5 कंट्री है जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये सब कॉमनवेल्थ कंट्रीज सब है। जैसे एग्जांपल हो गया ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एक तरफ यूएसए, कनाडा और यूके। ये 5 कंट्री है, एक दूसरे से शेयर करते हैं इंफॉर्मेशन, और ये सभी कॉमनवेल्थ के मेंबर रहे हैं और है अभी भी। अब ये समझो स्टूडेंट, जब कनाडा ने ये बात बोला, स्पेशली यूएस और यूके को, कि भारत का एजेंट इन्वॉल्व है, यहाँ का खालिस्तानी लीडर को मारा है, तो ये लोग का जो रिस्पांस है बहुत ही म्यूटेड रिस्पांस था, कोई खास रिस्पांस नहीं था, क्योंकि इन लोगों को भी पता है कि कनाडा का जो धरती है यहाँ पनपता है खालिस्तानी एलिमेंट्स। एट द सेम टाइम हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये 5 आइज में, यानी ये 5 कंट्री में, ये कंट्री में अभी भी टेरर एक्टिविटी है खालिस्तान का। हमने देखा ऑस्ट्रेलिया में किस तरह हुआ था, न्यूजीलैंड में भी देखा था हमने। ऑस्ट्रेलिया में देखे थे ना हम लोग, हिंदू टेम्पल को किस तरह डिमोलिश किया गया। कनाडा में देखते हैं कि हाई कमिश्नर का जो दफ्तर है उसके बगल में जाके ही खालिस्तानी झंडा है ना फ्लैग करता है और इंडियन झंडा को गलत तरीके से दिखाता है, ये तोड़ देता है उसको। आखिर सबसे बड़ा कारण है कि ये कंट्री लोग क्यों नहीं स्टेप्स लेते हैं। एक तो पॉलिटिकल रीज़न है, कनाडा का पॉपुलेशन भले ही कम हो, जैसे मैं कनाडा का पॉपुलेशन के बारे में बताना चाहूँगा कि 3 करोड़ आबादी है वहाँ का, 3 करोड़ के आसपास, और उसमें 2 लाख आबादी तुम्हारा सिख का है, तो लगभग 2% के आसपास होगा। हाँ, 2-3% से कम, 2% है वो। मगर उसके बावजूद भी जो हमारे जो पंजाबी भाई है, सिख है, वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम में, क्योंकि वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम बहुत अलग है। वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम में क्या है कि किसी को भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है तो नॉमिनेशन लेटर्स आना चाहिए, और नॉमिनेशन लेटर्स आने के लिए सिख कम्युनिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहो कि सिख कम्युनिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सिख जो कम्युनिटी है उसका किथ और किन रिलेशनशिप बहुत तगड़ा होता है। अब सब मिल के एक नॉमिनेट कर दिया एक लेटर्स को, यहाँ बोलते हैं जैसे मुस्लिम बोलते हैं कि मुस्लिम लोग सब साथ में जाके एक कोई वोट देता है कैंडिडेट को। सिमिलर कंडीशन यहाँ पे कनाडा में भी है कि सिख लोग, जो सिख लीडर बोल दिया कि इसको देना, तो सब दे देता है साथ में। तो वहाँ पे जो किथ रिलेशनशिप है वो बहुत तगड़ा है। इसलिए 2% आबादी होने के बावजूद भी पॉलिटिकल एरेना में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सिख लोग कनाडा में। तो इसलिए अभी तो तुम लोग जान के हैरानी होगा कि जस्टिन ट्रूडो जो रूल कर रहा है कंट्री में, उसमें जो अभी एक न्यू पार्टी बना था वो सिख का ही बना हुआ पार्टी है, और उसी के बेस पे वो कर रहा है, यानी कि वो मेजोरिटी में नहीं है। जैसे कोलिशन का सरकार होता है ना, तो एक जो उसका पार्टी है वो पार्टी सिख का ही पार्टी है, तो सिख को तो एंटागोनाइज कर नहीं सकता है वो। समझ में आ रहा है कुछ भी तुमको बाबू? तो सिख को तो एंटागोनाइज कर नहीं सकता है वो, तो इसीलिए ऐसा बयान देता है जस्टिन ट्रूडो ताकि सिख कम्युनिटी इससे दूर नहीं जाए। बस सबसे बड़ा सवाल ये है सभी के लिए, क्या सभी सिख खालिस्तानी हैं? ऐसा नहीं है, बहुत कम ही लोग हैं जो खालिस्तान को लेके बात करते हैं सिख कम्युनिटी के बीच में। अधिकतर जो लोग हैं उसको कोई मतलब ही नहीं है खालिस्तानी एलिमेंट्स से। बात समझ गए ना? उसको कोई मतलब ही नहीं है खालिस्तानी एलिमेंट्स से। तो यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। मगर फिर भी जस्टिन ट्रूडो और वहाँ के जो गवर्नमेंट है उसको डर है कि यदि हम खालिस्तानी एलिमेंट्स को कुछ दिक्कत पहुँचाएंगे तो हो सकता है कि पूरा सिख कम्युनिटी भड़क जाए और हमारा जो पॉलिटिकल सपोर्ट है वो पीछे हो जाए। तो माजरा ये है स्टूडेंट, समझे ना? यहाँ कुछ और है पॉलिटिक्स का। तो अब समझो, अब सब समझ में आ जाएगा तुमको कि कनाडा का जो प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडो, उसने एलिगेशन लगाया है कि भारत का ही एजेंट इन्वॉल्व है, और जिसके वजह से जो वहाँ के खालिस्तानी लीडर है हरदीप सिंह निज्जर का मौत हुआ है। मगर इस एलिगेशन को भारत ने डिनाई किया है, बोला कि गलत बात है, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड बयान है जस्टिन ट्रूडो का। बात समझे? और उसके बाद जानते ही हो कि बायलैटरल जो, और जस्टिन ट्रूडो ने ये भी बोला कि हमारा जस्ट रिसेंट टाइम में G20 के टाइम में बायलैटरल मीटिंग भी हुआ था मोदी जी के साथ, और उसमें हमने ये बात उठाया है। अब देखो वो वहाँ जाकर कुछ से कुछ बोल रहा है, यहाँ पे तो मोदी जी ने धोया था उसको पकड़ के। उससे पहले भी जस्टिन ट्रूडो जब इंडिया आया था तो उस समय भी खबरदार बोल के वो हमारे भारत प्रधानमंत्री ने बोला था, उस समय मोदी जी बोले थे उस समय भी। मैं वहाँ दूसरी कहानी बता रहा हूँ।
बात समझे। उसके बाद जानते हो क्या क्या हुआ है। कनाडा का जो कनाडा ने एक्सपेल किया हमारे इंडियन डिप्लोमेट को, काउंटर अटैक में हमने भी कर दिया हाई कमिश्नर्स को, तो इससे रिलेशन और ख़राब हो गया, समझे ना। आगे देखो, तो यहाँ पे देखो ये आदमी जो है कनाडा का एक प्रोविंस है, उसी का नाम है ब्रिटिश कोलंबिया, जानते हो ये ब्रिटिश कोलंबिया, वहाँ पे सोरे करके जगह है, वहीं पे इसका मौत हुआ है खालिस्तानी लीडर का, समझ गए स्टूडेंट। तो यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग कि हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, हम जानते हो ना जयशंकर साहब, उसने एक्यूज़ किया है कैनेडियन डिप्लोमेट्स की कि भाई ये लोग गलत काम कर रहा है, ये लोग शेयरिंग कर रहा है जिसकी वजह से वहाँ पे गलत मैसेज जा रहा है और ये लोग आरोप लगा रहे हैं। तो सबसे पहले तो इन लोग को निकालना ज़रूरी होगा, क्योंकि ट्रूडो ने हमारे इंडियन डिप्लोमेट को निकाल दिया, तो हम उसको भी निकालेंगे बाई एक्यूजिंग देम, एक्यूज़ करके उसको निकाल रहे हैं। बोल रहे हैं कि ये सब डिप्लोमेट जो है वो स्क्रूटिनी में है, अभी भी इस पर जांच पड़ताल हो रहा है, बट ये लोग इंडियन हमारे सिक्योरिटी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। कौन? कनाडा का। और सिमिलर एलिगेशन कनाडा का गवर्नमेंट की तरफ से भी लगा है कि इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ को वायलेट कर रहा है इंडिया, क्योंकि इंडिया का एजेंट यदि इन्वॉल्व है कनाडा में और इस तरह खालिस्तानी लीडर को मार रहा है तो हमारा सॉवरेनिटी के अगेंस्ट चल रहा है ये, बात समझे। एट द सेम टाइम जानते हो कि कनाडा तुम्हारा नाटो का अलायंस भी है। और देखो कनाडा का दिक्कत ये है स्टूडेंट कि कनाडा का दिक्कत कहो या भारत का दिक्कत कहो कि भारत का बहुत सारा डायस्पोरा वहाँ पे प्रेजेंट है, कुछ भी चीज़ करेंगे तो बहुत बड़ा असर पड़ता है वहाँ पे। जैसे कल ही एग्जाम्पल देखो, इजराइल और हमास का जो फाइट हुआ है उसमें हमारे कितने नागरिक वहाँ फंस गए, जान रहे हो, कई नेपाली स्टूडेंट भी मारे गए हैं वहाँ पे, तो असर पड़ता है। ये पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान अलग होता है, पाकिस्तान के साथ हमारा कोई रिलेशन नहीं है, मगर कनाडा अलग है। कनाडा में हमारे बहुत सारे भाई लोग हैं वहाँ पे, सिख एक अच्छा खासा आबादी है कनाडा का, 2 लाख है कि नहीं है। हाँ, जस्ट ये बताए ना कि 2% है वहाँ पे, 4 लाख के आसपास 2% आबादी है, 3 करोड़ पॉपुलेशन है वहाँ का, है ना। कितना पॉपुलेशन बताए थे, कितना लाख बताए थे? सिख पॉपुलेशन कितना? हाँ, कितना लाख बताए थे शुरू में? 2 लाख बताए थे। 2 लाख नहीं होगा, 4 लाख होगा, तो 2%, इतना ही समझ लो, 2% है, बाद में ढूंढ लेना जाके। तो इतना ज़्यादा इंडियन डायस्पोरा है, कुछ भी ऊपर नीचे कर देंगे तो गलत हो जाएगा। और जहाँ तक सवाल है ट्रेड का, तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों को जोड़ोगे तो $8 बिलियन का ट्रेड है। हाँ, $8 बिलियन बहुत कम है स्टूडेंट, इससे ज़्यादा हो सकता है। आर गेटिंग में समझने का प्रयास करो, $8 बिलियन जो है वो बहुत ही कम है, इससे ज़्यादा हो सकता है, समझ गए ना। देखो यहाँ पे वही लिखा गया है जो हम तुमको बताए हैं अभी, 8 लाख से, सॉरी 8 लाख होगा वो, ठीक कर लो उसको, 8 लाख, आई एम सॉरी। हाँ, तो ये 2% के आसपास हो जाएगा, समझे ना। 8 लाख सही कर लो, वहाँ पे 3 करोड़ कनाडा का पॉपुलेशन है, उसमें 8 लाख हमारे सिख्स लोग हैं, इंडियंस लोग। हाँ, तो कनाडा देखो इसलिए लिखा गया ना, कनाडा में बहुत सारा पॉपुलेशन है सिख का। हाँ, सिख पॉपुलेशन और सिख डायस्पोरा वहाँ पे बहुत ही एक्टिव है, बहुत साल से है स्टूडेंट। और बार बार तुम्हारा ये जो खालिस्तानी एलिमेंट्स हो बार बार कुछ ना कुछ थ्रेट दे ही रहा है भारत को, किसी न किसी फॉर्म में। इससे पहले भी हुआ ही था, इंदिरा गांधी का जब सरकार था तो उस समय भी कनाडा का बहुत बड़ा हाथ था। अब ये जो आदमी जो मरा है, हाँ, इस आदमी का नाम क्या है पता है तुम लोग को? हरदीप सिंह निज्जर। इसके बारे में जानोगे तो तुम लोग दंग रह जाओगे। मात्र एक तो 45 ईयर्स में ही ये मर गया, ठीक है ना, ये मर गया। और ये आदमी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये मूवमेंट चला रहा था इंडिपेंडेंस सिख होमलैंड के लिए, खालिस्तान के लिए, समझा। और वहाँ पे सपोर्ट मिलता है क्योंकि वहाँ जो फ्री स्पीच है वो अलग है, भारत से अलग है। भारत में क्या है कि फ्री स्पीच देंगे तो एक्सेप्शनल क्लॉज भी रहेगा साथ में कि इट शुड नॉट बी अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, इट शुड नॉट बी अगेंस्ट द सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट। ऐसा रहता है कि नहीं रहता है भारत में? वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे फ्री स्पीच मतलब एब्सोल्यूट फ्री स्पीच। एट द सेम टाइम वहाँ पे पॉलिटिकल रीजन भी कुछ और है सिख का। एट द सेम टाइम वो लोग सोचते हैं कि यदि माइनॉरिटी पे यदि हम डंडा चलाएंगे तो दुनिया में मैसेज जाएगा कि रेसिज्म को हम फॉलो कर रहे हैं, इसलिए भी ये लोग डंडा नहीं मारता है, बात समझे। और इंडिया में तो इंडिया के लिए तो बहुत बड़ा इशू है, इंडिया के लिए बहुत बड़ा इशू है, हो रहा है कनाडा में, उसका असर डायरेक्ट इंडिया में पड़ता है। तो बात समझो कि इसने अनऑफिशियल रेफरेंडम भी चलाया था कि सिख को जस्टिस मिलना चाहिए, सिख के लिए एक अलग होमलैंड मिलना चाहिए, ये भी चलाया था इसने। और देखो अब क्या हुआ, ये अपना ही एक बिजनेस चला रहा था। वहाँ पे प्रेसिडेंट था श्री गुरुद्वारा का,
और वहीं पे इसका मौत हुआ है। बात समझे? जैसे रिपोर्ट्स है इंडियन मीडिया में कि ये टेररिस्ट सेल भी चला रहा था, फैला रहा था उसको। और 2020 में भारत ने UAPA उसके अंतर्गत इसको टेररिस्ट घोषित भी किया था। जानते हो UAPA के अंतर्गत हम एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी घोषित कर सकते हैं, एट द सेम टाइम एक टेररिस्ट को भी घोषित कर सकते हैं। तो भारत ने 2020 में इसको एज अ टेररिस्ट के रूप में घोषित किया था अंडर UAPA, यानी कि हाई अलर्ट पे था ये, पहले ही हमारा रेडार में था ये। इस बात को तुम डिनाई नहीं कर सकते। आर यू गेटिंग में? समझ में आ रहा है ना? आगे देखो, तो मॉडर्न सिख इंडिपेंडेंस मूवमेंट डेट्स बैक टू द 1940s। अभी जो तुम खालिस्तान वाला इशू देखते हो, है ना, ये सिख इंडिपेंडेंस मूवमेंट देखते हो, ये अभी का चीज़ नहीं है, 1940 से देख सकते हो। मैं ये मामला कब ज़्यादा हो गया था? 80s के टाइम में, जब इंदिरा गांधी का सरकार था। तो उस समय जानते हो इंदिरा गांधी का मौत भी इसी की वजह से हुआ है स्टूडेंट। तो देखो मॉडर्न सिख इंडिपेंडेंस मूवमेंट तो 1940s में है, बट ये जो आर्म्ड इंसर्जेंसी बना है, जहाँ पे सब लोग बंदूक उठा के एक दूसरे को मारने के लिए चल दिए थे जस्ट बिकॉज फॉर द लैंड खालिस्तान, वो हुआ था 1980 में। तो उसके बाद देखो बहुत ही एक्टिवली, है ना, इंदिरा गांधी ने स्टेप लिया था उस समय, यू नो डैट, गुरुद्वारा में। अब गुरुद्वारा में इसका आदमी लोग जो अभी मरा है निज्जर का लोग, इसका ये भी छुपा हुआ था, इसके आदमी लोग भी छुपा हुआ था, वहाँ से फिर भाग के चला गया, दूसरा विषय है। इसका कनेक्शन उस समय भी था स्टूडेंट्स, बात समझे? तो देखो उसके बाद इंदिरा गांधी ने, जानते हो कि इंदिरा गांधी ने कहा है कि जो अंदर छुपा हुआ गुरुद्वारा टेम्पल लगाओ उसको, और उसमें अजीत डोभाल ने क्या रोल प्ले किया था तो वो भी तुम लोग जानते हो, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 1984 में उस समय के जो तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर थी भारत की, इंदिरा गांधी, उसने सब आर्म्ड सेपरेटिस्ट को कैप्चर किया, है ना, जो छुपे हुए थे गोल्डन टेम्पल में। और उसके बाद क्या हुआ 1985 में क्या हुआ, तो वो भी तुम लोग से अलग नहीं है, जानते ही हो। अब इससे एक मामला गया कि इंदिरा गांधी ने गोल्डन टेम्पल को अपमान किया है, तो दो उसके जो बॉडीगार्ड थे, पर्सनल बॉडीगार्ड, उन्होंने ही हत्या कर दिया, मर गई है। और उसको फिर एंटी सिख राइट्स हुआ दिल्ली में, जानते हो कितना सिख्स का नरसंहार हुआ है, बात समझे? और फाइनली स्टूडेंट, फाइनली 1995 में आके ये जितने भी फ्रिंज एलिमेंट्स थे जो इंडिया में बोल रहे थे कि हमको सिख लैंड चाहिए, खालिस्तान चाहिए, वो 1995 में ख़त्म हुआ है। तो देख रहे हो ना, 80 में स्टार्ट हुआ, 15 साल तक ये बहुत ही गंदा स्थिति में था, बहुत ही भयानक स्थिति में था, मगर 1995 में भारत से ख़त्म हुआ। मगर ये एलिमेंट कंटिन्यू रहा है, चाहे वो कनाडा बोलो, चाहे यूके बोलो, चाहे ऑस्ट्रेलिया बोलो, चाहे यूएस बोलो, चाहे तुम, हाँ न्यूजीलैंड में थोड़ा बहुत, न्यूजीलैंड में बहुत कम। तो क्यों वहाँ पे कंटिन्यू रहा है? क्योंकि वहाँ पे फ्री स्पीच है। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो इंडिया तो 1995 से हट गया, बट स्टिल कैरी हुआ है वो सब कंट्री में, और अभी भी स्टिल प्रॉब्लम दे रहा है। आगे देखो, तो व्हाट आर द रीजन फॉर खालिस्तानी एक्टिविज्म इन सेवरल एडवांस कंट्री? तो क्या रीजन है कि दूसरे कंट्री में अभी तक ये एक्टिव है? भारत से तो 1995 में हट गया, मगर दूसरे कंट्री में ये क्यों अभी भी एक्टिव है? तो सबसे बड़ी बात है, नंबर 1 पॉइंट वही बोला है कि गवर्नमेंट रिएक्ट नहीं करती है माइनॉरिटी के ऊपर, गवर्नमेंट डंडा नहीं चलाती है माइनॉरिटी के ऊपर, क्योंकि यदि गवर्नमेंट माइनॉरिटी के ऊपर डंडा चलाएगी तो एक मैसेज जाएगा कि ये रेसिज्म को फॉलो कर रहा है, इसलिए गलती से भी डंडा नहीं चलाती है और वहाँ पर पूरा फ्री स्पीच करने के लिए दे देती है। मगर वहाँ का फ्री स्पीच का डेफिनेशन अलग है भारत से। भारत में फ्री स्पीच दिया जाता है तो विच एक्सेप्शनल क्लॉज दिया जाता है, ऐसा कुछ भी भड़काऊ भाषण नहीं दोगे जिससे तुम्हारा राष्ट्र का सुरक्षा पे दिक्कत हो, मगर वैसा तो नहीं है कॉन्सेप्ट वहाँ पे। समझ पा रहे हो ना ठीक से? दूसरा देखो, वही ये सब कंट्री बहुत ही लिबरल एटीट्यूड रखते हैं फ्री स्पीच को लेके। बताओ वहाँ पे खालिस्तान लोग क्या कर रहा है? रेफरेंडम चला रहा है अपना ही, इंडियन डिप्लोमेटिक मिशंस के पास में जाके पूरा वो अपना झंडा उंडा दिखा रहा है, एग्रेसिव प्रोटेस्ट कर रहा है, हिंदू हैबिटेशन मंदिर उनको तोड़ रहा है, और वही उन लोगों के लिए राइट टू फ्री स्पीच है। देखो कितना अलग है। अब तुम छोड़ो ना ये सब चीज़, तुम देखो यूरोप का फ्री स्पीच का डेफिनेशन किस हद तक जा सकता है कि स्वीडन में कुरान को जलाया गया, कुरान को फाड़ के जलाया गया स्वीडन में। फ्रांस में कैरिकेचर बनाया जाता है मोहम्मद का, परफेक्ट मोहम्मद का। तो ये तो रिलीजन से उठा हुआ ये लोग का फ्रीडम ऑफ स्पीच है। क्या भारत में ये संभव है? भारत में राइट्स हो जाएगा। तो इसलिए फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो वेस्ट के लिए कुछ और है और ईस्ट के लिए कुछ और है। बात समझे? बात समझ में आ रहा है तुम लोग को? हाँ, तो देखो
और ये भी जानते हो कि यूके हो, कनाडा हो, दोनों ही कंट्री में सिख या मुसलमान या जो भी इस तरह का माइनॉरिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पेशली इलेक्टोरल प्रोसेस में, पॉलिटिकल प्रोसेस में। मैंने बताया ना शुरू में तुमको कि इतना कम आबादी होने के बाद भी 2% मात्र आबादी है सिख का कनाडा में, उसके बावजूद भी जब कैंडिडेट को नॉमिनेट करने का बारी होता है तो सिख पॉपुलेशन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सिख पॉपुलेशन का पूरा कंट्रोल है ना। और ये जितना ही नॉमिनेट करेगा लेटर उतना ही उसको फ़ायदा होगा। और अभी देखो जस्टिन ट्रूडो जो वहाँ पे आज प्रधानमंत्री बन के जी रहा है, उसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो सिख कम्युनिटी का ही है। तो कुछ भी करके सिख कम्युनिटी को पुअर नहीं कर सकता है, ये एंटोगनाइज नहीं कर सकता है उसको, इसका मजबूरी समझो। और ऐसे भी देखो इस बार जाएगा जस्टिन ट्रूडो, इलेक्शन होने वाला है उसका, सर्वे आया था, इस बार जाएगा बढ़िया से। बात समझ गए ना, तो वही 3rd नंबर लिखा गया। देखो 4th में भी वही दिया गया कि कनाडा पॉलिटिकल सिस्टम में कैंडिडेट्स को चाहिए होता है लेटर्स ऑफ सपोर्ट, ठीक है, अपने लिए, अपने पार्टी के लिए। और जानते हो सिख में क्या है, टाइट नीट कम्युनिटी है, यानी कि एक सिख लीडर जो बोल दिया सब सिख वही मानेगा, तो बहुत फायदा होता है इन लोग को, समझे ना। अब मेजोरिटी में नहीं है उसके बाद भी इंजॉय कर रहा है, यानी कि सिख बहुत माइनॉरिटी में फिर भी इंजॉय कर रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ का पॉलिटिकल व्यवस्था ही वैसा है कि किसी भी कैंडिडेट को नॉमिनेट करने के लिए, किसी भी पार्टी को नॉमिनेट करने के लिए जो माइनॉरिटी है उसका स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। और सिख का एक चूँकि टाइट नीट कम्युनिटी है, वो एक जो बोलेगा सब सिख वही फॉलो करेगा, इसलिए सिख बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे कंट्री में, स्पेशली कनाडा में। तो यहाँ पे देखो एडवर्स कंसिक्वेंसेस ऑफ अलाउइंग, देखो अब यहाँ तो फ्री स्पीच दे दिए कि जाओ जो करना है करो, मगर उसका असर भारत में बहुत गंदा पड़ता है। अब ऑस्ट्रेलिया में कुछ से कुछ हो रहा है, उसका असर डायरेक्ट भारत में पड़ता है ना। जानते हो बीच में एक आ गया था वो आदमी, बोला था खालिस्तान करना, कितना वो तो बहुत जल्दी उसको ठीक कर दिया गया पंजाब में। अभी जो अमृतपाल का मैं बता रहा हूँ, अमृतपाल ने कितना पंजाब को टेंशन दिया है कुछ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम के लिए, मैं बहुत जल्दी उसको क्रैश कर दिया गया। अदरवाइज वो भिंडरवाला वाला केस हो जाता, फिर 80 वाला दशक वाला हो जाता, ये स्थिति खराब हो जाता भारत का। तो यहाँ पे देखो अच्छा, और निजर के बारे में शायद यहाँ पे नहीं लिखा गया है, निजर के बारे में तो थोड़ा और बता दो तुम लोग को, जो निजर के बारे में पढ़ रहे थे ना उस समय, ऊपर जाओ तो ऊपर जाओ थोड़ा, हाँ अच्छा इसमें नहीं लिखा गया है। निजर जो वो आदमी है ना, एक यार कनिष्का एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था, याद है तुम लोग को? हाँ 1980s के टाइम में, तो वो जो कनिष्का जो एयरलाइंस हुआ था उसमें भी क्रैश हुआ था, उसमें भी निजर का हाथ था, समझे? ये मुझे बोलना था, इसमें नहीं लिखा था। एनीवे तो देखो लिंक बिटवीन खालिस्तानी एंड पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप। अब बताओ ये पता चला है अभी जस्ट कुछ दिन पहले पता चला है। यहाँ पे समझो जब से कैंपेन लो स्टार्ट हुई, देखो 5 साल पहले 4-5 साल पहले रेफरेंडम हुआ था, कहाँ पे? कनाडा में 2020 में, कनाडा में हुआ, यूएस में हुआ, ऑस्ट्रेलिया में हुआ, यूके में हुआ, और यहाँ पे पूरा सपोर्ट हुआ खालिस्तानी एक्टिविटीज़ का कि खालिस्तान तुम चाहते हो कि नहीं चाहते हो, ये लोग अपने स्टाइल से कर रहे हैं सब। तो देखो अचानक हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, कनाडा में हो रहा है, थोड़ा बहुत यूके में हो रहा है, थोड़ा बहुत इधर यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में, इसका असर भारत पर तुरंत पड़ता है। देखो सडन इमरजेंस ऑफ अमृतपाल, बताओ अमृतपाल सिंह तुरंत बन के आ गया सेल्फ स्टाइल खालिस्तानी लीडर, बताओ इसको किसी ने बनाया नहीं, खुद बन गया ये, कैसे हो गया ये? और अपने आप को जनरल सिंह भिंदरवाला के रूप में वो प्रेजेंट कर रहा था, क्या भिंदरवाला है? स्थिति तो बहुत खराब हो गया था ना पंजाब में अभी जस्ट रिसेंट टाइम में, पुलिस ने उसको मार उड़ दिया ये लोग। अब पूरा यदि जब बात करो तुम पंजाबी लोग से जाके, सर्वे हुआ है जो, तो ज़्यादातर पंजाबी लोग कभी नहीं चाहते हैं खालिस्तान, यही कुछ फ्रिंज एलिमेंट है, इसकी वजह से दिक्कत हो रहा है। देखो यहाँ पे वही लिखा गया कि ज़्यादातर जो सिख है वो रिजेक्ट करते हैं इस आइडियोलॉजी को कि हमको खालिस्तान वाला चाहिए या नहीं चाहिए, बिल्कुल खालिस्तानी आइडियोलॉजी को रिजेक्ट करता है, समझे ना। और ये बहुत ही सक्सेसफुल कम्युनिटी है भारत का। अच्छा सिख कितने पीसफुल रहते हैं जानते हो तुम लोग? गुरुद्वारा है पटना में, पटना साहिब में, ये कैसे भारत से बाहर जाना चाहेंगे यार? ये गुरु गोविंद सिंह इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट गुरु है, कैसे भारत से बाहर जाएगा ये लोग? कभी नेवर। बट जानते हो कि जो खालिस्तानी एलिमेंट है जो बाहर रेफ्यूजी लेकर आ रहा है, और इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच इतना ज़्यादा मिल रहा है कि जो सिख कम्युनिटी पूरा नहीं चाहता, उसके बावजूद भी ये अपना वेस्टेड इंटरेस्ट को लेकर आगे बढ़ रहा है। वेस्टेड इंटरेस्ट का मतलब ये खालिस्तानी बनाना चाह रहा है, खालिस्तान बनाना चाह रहा है ये लोग। देखो एक अमेरिकन थिंक टैंक वुडस्टैंड इंस्टीट्यूट का एक रिपोर्ट आया था 2021 में, जहाँ पे ये भी बोला गया कि खालिस्तानी और पाकिस्तानी बैक्ड कश्मीरी ग्रुप,
पाकिस्तान का बहुत सारे कश्मीर में ग्रुप सब है ना, टेररिस्ट ग्रुप सब, ये दोनों के बीच में लिंक है। यही कारण है कि जो POK वाला एरिया है वहाँ से बहुत सारा आर्म्स और एम्यूनेशन ड्रोन के सहारे भेजता है खालिस्तान को, और ये लोग कोशिश करता है कि सिक्योरिटी पे थ्रेट करे। और इस बार भी यही हुआ था, ये भिंडरवाला, ये जो अमृतपाल का केस था उसमें भी पाया गया दोनों के बीच में नेक्सस था। तो ये हमारे सिक्योरिटी के अगेंस्ट भी है स्टूडेंट। तो खाली चिल्लाने से नहीं होगा वहाँ पे, है ना। हमें अब उन लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे हमारे कंट्री को डिवाइड कर रहे हैं, तो हम तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आ गया ना। इसलिए हमने भी चीज़ों को बहुत ही सख्ती से ही चुना है, हमने भी स्टेप्स बहुत ही कड़क लिया है। टिट फॉर टैट हुआ है कहोगे तो, वहाँ जैसे इंडियन डिप्लोमेट हटा तो भारत में भी हटा दिया गया। हाँ, मगर देखो जहाँ तक सवाल है रिलेशन का, तो रिलेशन तो बहुत गड़बड़ हो गया पहले से ही। 80 के मैंने जस्ट इसमें बहुत सारा चीज़ मिसिंग हो गया। इसमें मुझे ये भी बताना था तुमको। हाँ, मैंने बताया है कि जब 80s में जस्टिन ट्रूडो के फादर जो थे वो भी प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस समय उसको बोला गया था कि जो मेन कल्प्रिट था खालिस्तानी वो वहाँ शरण लेके बैठा हुआ था, जो भिंडरवाला के साथ में एक और था वहाँ, उसको बोला गया कि आप भेज दो भारत में, इंदिरा गांधी बोली तो वो मना कर दिया था। सेम पॉलिटिकल रीजन, सिख कम्युनिटी का उस समय क्लाउड था जैसे अभी है। तो जो ट्रूडो के फादर ने किया था वही ट्रूडो भी कर रहा है, समझे। दैट्स इट। सेकंड देखते हैं स्टूडेंट 347 GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन। इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, एजेंसी एंड फोरा, देयर स्ट्रक्चर एंड देयर मैंडेट। ये हिंदू पेपर में आया था 17 सितंबर को। अच्छा, अब तो जानते हो ना कि ग्लोबल साउथ खामोश नहीं रहने वाला है। अब ग्लोबल साउथ का मतलब ये नहीं होता कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे सभी कंट्री है, एक ब्रंट लाइन है। ब्रंट लाइन मतलब एक अलग सा लाइन है जिसमें न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया नहीं आता है, इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, फिर भी ग्लोबल साउथ का हिस्सा है। तो ये ज्योग्राफिक हिसाब से नहीं समझा जाए, एक कॉन्सेप्ट समझा जाए केवल, ये समझे। तो देखो अनडाउटली ग्लोबल साउथ जो अभी है, जिसका आगाज हुआ था G77 कंट्रीज़ के नाम से। हाँ, बाद में कंट्री और जुड़ते गए और अभी G77 कंट्री ही बोलते हैं हम लोग, G77 ग्रुपिंग ही बोलते हैं, बट उसमें 134 कंट्री प्रेजेंट है, 134 कंट्रीज प्रेजेंट है। समझ में आ गया तुम लोग को। तो देखो अनडाउटली बहुत दशक तक इसको इग्नोर किया गया। इसको इग्नोर इसलिए किया गया क्योंकि हम जानते हैं कि 1970 के दशक में जो G5 कंट्री था, डेवलप कंट्री था, उसका GDP लगभग 70-75% था अकेला। तो उस समय डेवलपिंग कंट्री और अंडर डेवलपिंग कंट्री का कोई रोल नहीं था ज़्यादा। हम जानते हैं कि उसके बाद चीज़ चेंज हुआ है, उसके बाद लिबरलाइजेशन हुआ है आसियान कंट्रीज़ में, इंडिया में, चाइना में। तो आस्ते आस्ते इकोनॉमी इस तरफ शिफ्ट हुआ। अब इकोनॉमी इतना ये बूम कर गया, ये सब G20 में जितने भी कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्री, अंडर डेवलपिंग कंट्री। अब तुम खुद देखो G20 समिट में इस बार अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया, क्योंकि हम जानते हैं कि 22वीं सदी तुम्हारा अफ्रीका का है। उसको कब तक तुम इग्नोर करोगे? नहीं इग्नोर कर सकते उसको, तुमको उसको लेके चलना पड़ेगा। और सिमिलरली ग्लोबल साउथ, अब ग्लोबल साउथ को असर कब पड़ा? कोविड-19 के टाइम में। कोविड-19 आया तो जो सबसे ज़्यादा मराया है कंट्री वो डेवलपिंग और अंडर डेवलपिंग कंट्री मराया है। यूक्रेन और रसिया का कन्फ्लिक्ट हुआ तो सब ज़्यादा दिक्कत हुआ है डेवलपिंग कंट्री और अंडर डेवलपिंग कंट्री, क्योंकि उन लोगों के पास तो बहुत पैसा है, वो तो मैनेज कर लेगा अपना ऑयल वगैरह सब, अपना नेसेसिटी वाला जो चीज़ है खाने वाला वो सब तो मैनेज कर लेगा। असर पड़ेगा भारत जैसा कंट्री को, असर पड़ेगा साउथ अफ्रीका जैसा कंट्री को, असर पड़ेगा अंडर डेवलपिंग कंट्री को। तो इसलिए ये लोग लगा कि अब हम भाई पीछे नहीं रह सकते, अब हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। और ये चीज़ तुमको साफ साफ G20 के समिट में भी दिखता है। समझ रहे हो स्टूडेंट? देखो यहाँ पे वही बताया कि बहुत दशक तक इग्नोर करने के बाद अब ग्लोबल साउथ वोग में है, यानी ग्लोबल साउथ फोर फ्रंट में है। इसको नहीं किया जा सकता, इग्नोर नहीं किया जा सकता। जो किए पहले किए, अब इग्नोर नहीं होने वाला चीज़ है ये। तो देखो G20 समिट जो हुआ था दिल्ली में दिस मंथ, है ना, उसमें भी हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि ये जो ग्लोबल साउथ का जो प्रायोरिटी है, इसी चीज़ को इंडिया प्रेसिडेंसी के रूप में आगे बढ़ाया है। तो देखो और ज़्यादा सपोर्ट अब होगा ही होगा। इससे पहले इंडोनेशिया किया ना प्रेसिडेंसी, अब भारत कर रहा है, आने वाले समय में ब्राज़ील करेगा और उसके बाद फिर साउथ अफ्रीका करेगा। ये साफ साफ दिखता है कि 4 साल जो लगातार G77 का कंट्री ही करेगा, यानी कि ग्लोबल साउथ ही करेगा। तो स्पष्ट दिख रहा है। अब डेवलप्ड कंट्री क्या है, मैंने तुम लोग को पूरा टोटल बताया है G20 समिट, याद है तुम लोग को ना?
पूरा एकदम अंदर जाके डेप्थ में जाकर, इस बार पूछेगा क्वेश्चन, जरूर पूछेगा। तो याद करो, उसमें मैंने बताया था तुम लोगों को कि डेवलप कंट्री वन डाउन हुए हैं, एक नीचे आके समझौता किए हैं डेवलपिंग कंट्री से, क्योंकि उनको पता है कि यदि डेवलपिंग कंट्री को साथ में लेके नहीं चलेंगे तो हमारा इकोनॉमी नहीं चलने वाला है। यस, ये दिखता है, इसलिए ये लोग झुका है। देखो डेवलपिंग कंट्री वही इंडोनेशिया, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, यही होस्ट रहेगा G20 का आने वाले समय में। तो देखो इंडिया ने, देखो एक साल पहले है ना, अर्लियर दिस ईयर जनवरी फरवरी में इंडिया ने एक वर्चुअल सबमिट किया था ग्लोबल साउथ के लिए, और उसमें लगभग 125 कंट्री वर्चुअली ऐड हुए थे, और हमारे प्रधानमंत्री ने इसका नेतृत्व किया था। तो साफ साफ दिखता है, जब ग्लोबल साउथ का बात करते हैं तो बहुत सारा कंट्री आके जुड़ रहा है। सब कंट्री चाहता है कि भाई हमारा भी, क्योंकि देखो सिंपल बात है कि डेवलप कंट्री का जितना भी मल्टी फोरम इंस्टीट्यूशन है, उसका जो डिक्टेट है, यानी कि वो जो भी टर्म्स एंड कंडीशन देता है, वो तो डेवलपिंग कंट्री के ऊपर लागू हो ही नहीं सकता है। जैसे वाशिंगटन कंसेंसस, जानते हो, पढ़ाए हैं तुम लोग को, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, उसका जो तौर तरीका है, क्या डेवलपिंग कंट्री के ऊपर बैठेगा? कभी नहीं बैठ पाएगा। डेवलपिंग कंट्री का नीड्स अलग है, डेवलपिंग कंट्री का अलग इकोनॉमी है, उसका तौर तरीका ही अलग है। जब उसका तौर तरीका अलग है तो उसका इनपुट भी अलग होना चाहिए, आउटपुट भी अलग होगा। तो इसलिए ये लोग बोले कि नो, अब हम साथ में काम करेंगे, और अभी दिखता है ये चीज़ सब, समझे। इसलिए बोला कि देखो कि कैसे हम अपना प्रायोरिटी को सेट करें ग्लोबल साउथ, इसलिए एक वर्चुअल समिट मोदी जी किए थे जिसमें 125 कंट्रीज जुड़ा था। तो देखो अब कैसे कहोगे, कैसे विंड चेंज हो रहा है, कैसे हवा चेंज हो रहा है। हवा चेंज मतलब कैसे पहले डेवलप कंट्री इंजॉय करता था पावर को, अब कैसे डेवलपिंग कंट्री या अंडर डेवलपिंग कंट्री इंजॉय कर रहा है। तो ये तुमको साफ साफ पता चलेगा ये सभी पॉइंट्स। एक तो हमने वर्चुअल समिट किया भारत में 2023 में जनवरी फरवरी में, जहाँ पे 125 कंट्री जुड़ा, तो वहीं एक बहुत बड़ा मैसेज चला गया। वर्ल्ड में 196 प्लस कंट्री है, उसमें 125 कंट्री जुड़ गया एक सबमिट में, तो बहुत बड़ा बात गया कि नहीं गया मैसेज। नंबर 1। नंबर 2 देखो G20 सबमिट में भारत के वजह से 55 नेशन अफ्रीकन यूनियन वो भी शामिल हुआ। तो ये भी साफ साफ दिखता है कि डेवलप कंट्री कुछ बोल के भी नहीं, कुछ चाह के भी नहीं बोल पाया, और उसको झुकना पड़ा, और अफ्रीकन यूनियन को स्वीकार करना पड़ा। नहीं तो यदि सच में ही, अरे देखो 1999 में तुम्हारा ये G20 बना था, जानते हो तुम, और उसके बाद जो पहला संशोधन हुआ वो 2023 में हुआ। संशोधन है ये, जहाँ पे एक और जोड़ा गया। तो उतना ही नहीं, जो ब्रिक्स सम्मेलन था उसमें देखो कई 30 और 40 कंट्री ने अपना भी लेटर दिया कि हमको भी बनना है, ब्रिक्स में शामिल होना है। साफ साफ दिख, ये साफ साफ दिख रहा है स्टूडेंट, समझे ना। अब देखो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो हुआ था इजिप्ट में COP27, उसमें भी देखो लॉस एंड डैमेज फंड का बात किया गया था। लॉस एंड डैमेज फंड किसके लिए? अरे डेवलपिंग और अंडर डेवलपिंग कंट्री के लिए, समझे। और जानते हो मिटिगेशन और एडेप्टेशन इतना दिन से पढ़ रहे हो तुम लोग, है ना। मिटिगेशन के लिए दे देता है, एडेप्टेशन के लिए पैसा नहीं देता है। तो फाइनली COP27 में जो इजिप्ट में हुआ था पिछले साल, वहाँ पे बोला है कि लॉस एंड डैमेज फंड पे बात होगा। अब ये देखो दुबई में होने वाला है अब COP28, तो वहाँ पे इसके बारे में बात होगा। तो ये क्या दिखता है स्टूडेंट, ये साफ साफ दिखता है ग्लोबल साउथ का लीड करना। बात समझ में आ रहा है ना तुम लोग को। उसका 4th नंबर देखो G7, देखो G7 में भी देखो, G7 मतलब वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट कंट्री है। जापान होस्ट कर रहा है इस ईयर, बताओ। उसमें बुलाया गया भारत को भी, ब्राज़ील को, वियतनाम को, इंडोनेशिया को, है ना, और भी बहुत सारे कंट्री को। इससे साफ साफ दिखता है कि G7 का सम्मेलन है, अब बुला रहा है डेवलपिंग कंट्री को। तो इसका मतलब डेवलपिंग कंट्री इंपॉर्टेंट है इन लोग के लिए, बिजनेस के लिए, इकोनॉमी के लिए। बात समझ गए। ब्रिक्स समिट जो हुआ था अगस्त में दिस ईयर, वहाँ पे देखो मेंबर को 5 से 11 बढ़ाया गया, और उतना ही नहीं 30 और 40 कंट्री ने और भी अपने लेटर्स दिया है कि हम भी शामिल होना चाहते हैं। तो देखो तुम समझो बात को। G77 देखो अभी एक ग्रुपिंग बना था तुम्हारा यूनाइटेड नेशंस में, इसका भी हाई लेवल सबमिट हुआ है तुम्हारा हवाना क्यूबा में। तो वहाँ पे भी ग्लोबल साउथ का जो प्रायोरिटी है उसको सेंट्रल स्टेज पर रखा गया। तो ये साफ साफ तुमको 4, 5, 6 जो भी एग्जाम्पल है, ये तुमको साफ साफ चीख के बोलता है कि ग्लोबल साउथ अब इग्नोर नहीं किया जा सकता है। अब ये भी फोरफ्रंट पे लीड करेगा, समझे। अब डेवलप कंट्री का सुना नहीं जाएगा, अब डेवलपिंग कंट्री, अंडर डेवलपिंग कंट्री अपना तकदीर खुद लिखेगा। बात समझ में आ रहा है ना तुम लोग को। देखो यहाँ पे तो आखिर क्या है G77 क्या है, कहाँ से ये आगाज़ हुआ है। तो 1964
हाँ में एक G77 कंट्री बना। ये तुम्हारा ये बना, जॉइंट डिक्लेरेशन हुआ फर्स्ट सेशन में, यानी कि अनकैड यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इन जिनेवा, यानी कि यूनाइटेड नेशंस का ही हिस्सा एक कॉन्फ्रेंस हुआ जहाँ पे 77 कंट्रीज एक साथ आए, समझ गए ना। और ये लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बन के खड़ा हुआ डेवलपिंग कंट्रीज़ का उस समय। तो आगाज़ इसका 1964 में हुआ है। देखो अभी देखो, अब तो केवल नाम के लिए G77 है, इसमें लगभग 134 कंट्री है, बात समझे। तो G77 में 77 कंट्री नहीं है, जब स्टार्टिंग में था तब 77 कंट्रीज था। इंडिया भी फाउंडिंग मेंबर है उसमें, इंडिया शुरू में ही शामिल था। अभी हम बोलते हैं G77 प्लस चाइना, चाइना को भी दिखाना है तो प्लस चाइना लिख देते हैं, क्योंकि चाइना बहुत बड़ा पावर है, इसलिए प्लस चाइना लिख देते हैं। तो 134 प्लस 135 कंट्रीज, ऐसा बात समझे। देखो मैंडेट वही बोले कि जो मैंडेट है G77 का वो बहुत अलग होगा। G77 का वो अलग है ना मैंडेट, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस का कुछ और था। यूनाइटेड नेशन में बताओ 5 परमानेंट मेंबर है, उसका तो अलग ही कहानी होगा, फिर वो तो वीटो लगा देता है। तो इसलिए इन लोगों का अलग है। हाँ, इसलिए ये चीज़ को प्राप्त करने के लिए, अपने चीज़ को दिखाने के लिए, कलेक्टिव इकोनॉमिक इंटरेस्ट को दिखाने के लिए, हाँ, नेगोशिएटिंग कैपेसिटी को आगे बढ़ाने के लिए ये लोग G77 का निर्माण किया है। और ये तुम्हारा विद इन यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस, यूनाइटेड नेशन सिस्टम के अंदर ही आता है। तो अच्छी बात है ना कि यूनाइटेड नेशन सिस्टम के अंदर आपका G77 कंट्री है, तो बात वहाँ तक पहुँचेगा। फिर यूनाइटेड नेशन सिस्टम के अलग नहीं है, उसी के अंदर फ्रेमवर्क में बना है ये, तो बात ऊपर पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा। और आगे देखो कि आखिर ये ग्लोबल साउथ टर्म वर्ड कैसे यूज़ हुआ। आखिर यही G77 बाद में जाकर ग्लोबल साउथ से इक्वल कर दिया गया। ये ग्लोबल साउथ ये शब्द कहाँ से आया है, वो पूरा हिस्ट्री बताया गया। देखो जो ग्लोबल साउथ वाला जो वर्ड है एक्चुअल में ये कोइंड हुआ था यूएस में। हाँ, उस समय के एंटी वार एक्टिविस्ट, अमेरिकन वार एंटी वार एक्टिविस्ट जो थे कैल ओग्लेस भाई, इन्होंने कोइंड किया था। अब देखो ये थे अमेरिकन, बट अमेरिकन को ये कर रहे थे अमेरिका के, यूएस के थे। इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया क्योंकि उस समय अमेरिका वियतनाम वॉर में इन्वॉल्व था। याद करो वियतनाम वॉर हुआ था ना, तो ये साफ साफ बोल रहे थे कि ग्लोबल नॉर्थ जो है ग्लोबल साउथ को दबा रहा है। तो यही ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ डिज़ाइन हो गया वर्ड। बात समझ में आ रहा है ना। तो यही देखो उन्होंने कहा कि जो नॉर्थ है, यूएस है, यूरोप है, रसिया है, ये ग्लोबल साउथ को दबा रहा है। तो ग्लोबल साउथ का वर्ड जो कोइन किया गया इन्होंने ही किया था। कब? 1969 में, क्योंकि 1969 में वियतनाम वॉर सब चल रहा था, तो वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट था। देखो इन ऐसे अबाउट वियतनाम वॉर में इन्होंने लिखा है कि नॉर्थ का डोमिनेंस है ग्लोबल साउथ के ऊपर, तो बात हो गया। और अनइक्वलिटी की तरफ मूव कर रहा है, यानी कि वर्ल्ड अनइक्वल हो रहा है बिकॉज ऑफ द ऑपरेशन फ्रॉम द नॉर्थ टुवर्ड्स द ग्लोबल साउथ। तो एक टर्मिनोलॉजी बहुत फेमस हो गया इसलिए कि जो ग्लोबल नॉर्थ है वो दबा रहे किसको, ग्लोबल साउथ। तो ये वर्ड तुम्हारा फेमस हो गया उस समय कोल्ड वॉर के टाइम में। बस ये कोल्ड वॉर का एरा है, ये वियतनाम वॉर का एरा है। हाँ, और भी कैसे उसमें ऐड हुआ, वैल्यू एडिशंस हुआ, तो कुछ डेवलपमेंट 1970s में भी हुए हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन, ये तुम्हारा एक ऑर्गेनाइजेशन टाइप का बना, एक कॉपरेशन बना 1974 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। तो देखो यहाँ पे साउथ साउथ कोऑपरेशन वाला बात आ गया कि साउथ साउथ कोऑपरेट करेगा। साउथ साउथ कोऑपरेट मतलब क्या है, डेवलपिंग कंट्री एक डेवलपिंग कंट्री को कोऑपरेट करेगा। अब वो डेवलप कंट्री को उतना नहीं सुनेगा, या फिर एक डेवलपिंग कंट्री एक डेवलपिंग कंट्री से कोऑपरेट करेगा। तो ये तुमको दिखता है ना कि नेक्सस बन रहा है डेवलपिंग कंट्री और डेवलपिंग कंट्री के बीच में, या अंडर डेवलपिंग कंट्री के बीच में। इसलिए स्टूडेंट यहाँ पे ट्रायंगुलर बना, इसी को बोलते हैं ट्रायंगुलर कोऑपरेशन। ट्रायंगुलर कोऑपरेशन का मतलब क्या, सोचो कि एक डेवलपिंग कंट्री दूसरे डेवलपिंग कंट्री को कोऑपरेट कर रहा है, एट द सेम टाइम डेवलप कंट्री को भी कर रहा है। तो ट्रायंगुलर हो गया सेटअप, इधर डेवलपिंग कंट्री, इधर डेवलपिंग कंट्री, इधर डेवलप कंट्री। तो ये कॉन्सेप्ट आया तुम्हारा ट्रायंगुलर कोऑपरेशन का, कि डेवलप कंट्री भी रहेगा, मल्टीलेटरल एजेंसी रहेगा, और एक ग्लोबल साउथ वाला कंट्री एक ग्लोबल साउथ वाला कंट्री के साथ क्या करेगा, कोऑपरेट करेगा। तो देखो 69 में वर्ड पॉइंट हुआ, उसमें और भी वैल्यू एडिशन हुआ 70s के टाइम में, समझ गए ना। तो वही चीज़ बताया गया यहाँ पे। यहाँ देखो ग्लोबल साउथ रिप्रेजेंट इस, हाँ, मगर ये तुमको समझना होगा कि ग्लोबल साउथ रिप्रेजेंटेशन एक्यूरेट नहीं है। जैसे हम ग्लोबल साउथ बोल के ये नहीं बोल सकते कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे जितना भी है ग्लोबल साउथ है। ये एक ब्रंट लाइन है। फिगर देखो तुम, अब फिगर देखो तो वहाँ पे न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को कैसे हटा दिया गया, साइड से हटा दिया गया ना, ऐसे करके, डेट्स कॉल्ड ब्रंट लाइन, इसी को ब्रंट लाइन कहते हैं।
तो तुम ज्योग्राफिकल लाइन से ऐसे करके निकाल दिया गया ना, ऐसे करके, ऐसे डेट कॉल्ड ब्रंट लाइन। तो वही बोला कि जो टर्म ग्लोबल साउथ है वो इनएक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन है यदि हम बात करें तो। हाँ, इंडिया देखो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और ऑस्ट्रेलिया साउदर्न हेमिस्फीयर में, फिर भी ऑस्ट्रेलिया क्या है तुम्हारा ग्लोबल नॉर्थ का हिस्सा है क्योंकि वो डेवलप कंट्री है। तो ग्लोबल साउथ का मतलब ये नहीं कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से नीचे जो होगा वही होगा, या साउदर्न हेमिस्फीयर में जो है वही ग्लोबल साउथ होगा, ऐसा बोलना गलत बात है। ये ज्योग्राफी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये तुम्हारा उस समय का जो सिमिलर कंडीशंस कि तुम भी डेवलपिंग, हम भी डेवलपिंग, तुम भी अंडर डेवलप, हम डेवलप, सब G77 में आ गया और डेवलप कंट्री तुम्हारा सब ग्लोबल नॉर्थ में चला गया, ऐसा कुछ। तो 1980s में देखो इकोनॉमिक्स लोग एक ब्रंट लाइन डेवलप किए, और ब्रंट लाइन ही तुम्हारा नॉर्थ और साउथ, ग्लोबल साउथ को डिवाइड करता है। और ब्रंट लाइन देख सकते हो बच्चा लोग वहाँ पे, आँख है, आँख फाड़ फाड़ के देखो तो वहाँ पे देखो, वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को अलग कर दिया गया ना, दैट इज कॉल्ड ब्रंट लाइन। इसी को हम ग्लोबल साउथ कहते हैं। अब देखो शुरुआती 21st सेंचुरी में स्टार्टिंग में तो जानते हो ग्लोबल साउथ को तो इग्नोर ही किया गया, डिक्लाइन ही किया गया। ग्लोबल साउथ तो अभी बड़ा है, स्पेशली G20 होने के बाद, G20 1990s के बाद है ना, 90s के बाद कह सकते हो कि फोर फ्रंट में आया है और अभी तो लीड कर रहा है एक तरफ से। देखो डिस्पाइट द ऑर्गेनाइजेशन स्टडी इतना कुछ हुआ, मगर फिर भी फर्स्ट डिकेड ऑफ 21st सेंचुरी तक इसका स्थिति कुछ अच्छा नहीं था। हाँ, उसके बाद जानते हो इकोनॉमी रिफॉर्म्स हुआ, LPG आया हमारे कंट्री में, चाइना में भी आया, आसियान कंट्री में भी आया। तो अब इतना ये लोग डेवलप्ड हो गया या इतना डेवलपिंग हुआ ये कंट्री सब कि इसको इग्नोर नहीं किया गया। अभी तुम खुद देखो BPSC में भी एक क्वेश्चन पूछा गया कि G20 कितना GDP को होल्ड करता है, 85%। तो अब G20 में डेवलपिंग कंट्री बहुत ज़्यादा है, उसमें चाइना है, इंडिया है कि नहीं है? तो कैसे तुम इसको पीछे रख सकते हो? आर यू गेटिंग में, समझ रहे हो ना, पीछे नहीं रख सकते हो। यहाँ पे देखो देयर आर सेवरल रीजन्स, बहुत सारे रीजन्स है जिसकी वजह से ग्लोबल साउथ रिसेंट टाइम में रिवाइव किए हैं। तो एक तो देखो कोविड पैंडेमिक हुआ और उसके बाद इकोनॉमिक डाउनटर्न, इकोनॉमिक तुम्हारा स्लो हुआ कि नहीं हुआ? कोविड-19 के बाद जो सफरर कंट्री रहा वो डेवलपिंग कंट्री ही रहा है, समझे? यूक्रेन और रशिया का कन्फ्लिक्ट हुआ, किसको असर किया? डेवलपिंग कंट्री को ज़्यादा असर किया। अब शुरू में वेस्ट सब बोला कि सैंक्शन लगेगा रशिया के ऊपर, तो शुरू में ग्लोबल साउथ लोग क्या कहेंगे, ठीक है आप जो बोल रहे हैं हम मानेंगे। बाद में पता चला कि ये यदि हम US का बात मानेंगे, UK का बात मानेंगे तो हमारा तो नागरिक तो भूखा मर जाएगा ऐसे में, और हमको तेल तो बहुत महंगा लेना पड़ेगा सऊदी अरब सबसे, इराक से, और रशिया कितना सस्ता बेच रहा है। तो प्रायोरिटी हमारे नागरिक के लिए ये होना चाहिए कि जहाँ सस्ता मिले वहाँ से मिले। और इंडिया देखो यहाँ पे कितना अपना अच्छा फॉरेन पॉलिसी को यूज़ किया है, इंडिया ने इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को यूज़ किया है भारत में, है कि नहीं? बताओ तो, इन्हों को पता चल गया कि वो इसके साथ रहने से फायदा नहीं है। अब ये लोग जो टर्म डिक्टेट कर रहा है हम लोग के ऊपर, कंडीशन जो डिक्टेट कर रहा है वो मानेंगे तो पिट जाएंगे। एक तो कोविड-19 से पहले से पिटे हुए हैं, और रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट बढ़ते चला जा रहा है। वहाँ पे ब्लैक सी में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, जो भूखा वाला देश था और भूखा हो जाए। तो ऐसे केस में यदि उसका बात माना जाए तो हम तो पिटा जाएंगे। इसलिए नो, हमारा अपना ही तरीका होना चाहिए। ग्लोबल साउथ फोर फ्रंट पे आ गया, बात समझे? वही बताया गया है। तो देखो चाहे G7 हो, चाहे G20 हो, चाहे ब्रिक्स हो, यूरोपियन यूनियन, हर जगह ही तुमको दिखेगा कि ग्लोबल साउथ पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है डिसीजन मेकिंग के लिए। होप सो समझ में आ गया होगा तुम लोग को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी ग्लोबल साउथ से तो पूछेगा ही सवाल, क्योंकि G20 में ग्लोबल साउथ का बात कितना रखा गया है, जितने भी 84 पैराग्राफ जो बनाते हैं, 82-84 पेज का है ना पैराग्राफ जो बनाते हो, उसमें भी जानते हो। आगे देखते हैं GS पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मेजर क्रॉपिंग पैटर्न्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, different types of irrigation and irrigation system storage, transport and marketing of agriculture produce and issues and related constraints, e-technology in the aids of farmers। तो ये 17 सितंबर 2023 को आया था हिंदू बिजनेस लाइन पेपर में। तो देखो यहाँ पे मैंने पहले ही तुम लोगों को बता दिया स्टूडेंट कि 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है। उसके बावजूद भी जितना मिलेट्स फेमस होना चाहिए था, जितना लोगों के बीच में प्रचलित होना चाहिए था, उतना नहीं हो पाया। तो चाहे वो डिमांड साइड हो चाहे सप्लाई साइड हो, दोनों के तरफ ना हमें अवेयरनेस फैलाना पड़ेगा, हमें काम करना पड़ेगा। खाली इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाने से नहीं चलेगा, समझो? वही बताया गया। देखो
कितना डिकेट्स हमने नेगलेक्ट किया है। अभी भी देखो ना, पीडीएस में तुम चावल और गेहूं ही चला रहे हो, है कि नहीं? बताओ तो, तुम चाहते तो मिलेट्स भी चला सकते थे। मिलेट्स क्या है? हाईली न्यूट्रिशियस है ना? ये एक तरह से सुपर क्रॉप्स है, ये क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स है। क्लाइमेट वर्षा भी कम मिलता है तो उसके बाद भी ये बहुत अच्छे से हो सकता है। अनलाइक क्रॉप्स लाइक योर व्हीट, राइस एंड शुगर कैन, उससे कई गुना ज़्यादा सुपेरियर ही है। देखो, बहुत दशक तक इसको निगलेक्ट करने के बाद फाइनली मिलेट्स को फेवर मिला है दुनिया के तरफ से, ठीक है? क्योंकि हम जानते हैं कि व्हीट और राइस में बहुत ही पिटफॉल्स है, बहुत प्रॉब्लम है। क्योंकि व्हीट और राइस तुमको, है ना, ग्रोन करने में बहुत वाटर लगता है और बहुत तो बैक्टीरिया भी रिलीज़ होता है। जानते हो, राइस में मेथोजेनिक बैक्टीरिया रिलीज़ होता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज़ होता है एटमॉस्फेयर में, तो लॉट्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। तो वो सब चीज़ को समझते हुए मिलेट्स को जितना ग्रोन करेंगे उतना बेटर है। और जानते हो कि राइस और व्हीट में फर्टिलाइजर चाहिए होता है, केमिकल, वाटर, सो मच रिक्वायरमेंट। तो इससे हमारा जो डिजीज़ है वो और बढ़ते चला जाएगा। फर्टिलाइजर से डिजीज़ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बताओ, समझ गए ना स्टूडेंट? तो इसमें कोई शक नहीं है कि मिलेट जो है उसका बहुत ही न्यूट्रिशियस बेनिफिट्स होता है। ये बियॉन्ड डिस्प्यूट है, आपको डिस्प्यूट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही फ़ायदेमंद वाला चीज़ है ये। जैसे एग्जांपल देखो, जिसको शुगर होता है, शुगर वाले को कहा जाता है कि आप चावल नहीं खाना है, आपको कहा जाता है ना, शुगर वाला हाईली शुगर होता है तो बोलता है कि चावल नहीं खाना है। उस समय भी जो सुझाव देता है वो तुम्हारा मिलेट्स का ही दिया आता है ना? बाजरा का रोटी खाओ, रागी का रोटी खाओ, ऐसा बोला जाता है। क्योंकि उसमें जो ग्लाइसरीन इंडेक्स, ग्लाइसिन ऐसे होता है, ग्लाइसरीन इंडेक्स होता है, वो तुम्हारा वो कम होता है इसमें मिलेट्स में। और राइस वगैरह खाओगे तो उसमें बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है राइस से। समझे स्टूडेंट? तो यूनाइटेड नेशंस से देखो 2023 को एज ए इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बनाया है, ठीक है? इसलिए कि एग्रीकल्चर इन्वायरमेंट फ्रेंडली है मिलेट्स, कार्बन फुटप्रिंट कम होगा इससे। अब तुम ये देखना होगा तुमको कि जो व्हीट और राइस यील्ड है, व्हीट कितना है? 3.5 टन है वर्ल्ड का, और राइस कितना है? 2.8 टन पर हेक्टेयर है वर्ल्ड में। इंडिया में देखोगे तो इंडिया में व्हीट ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे है, राइस तो हाफ है लगभग। बताया था ना, कहीं तुम लोग बताया गया कि वर्ल्ड में जो एवरेज हेक्टेयर है, प्रोडक्टिविटी है, राइस का जो प्रोडक्टिविटी वर्ल्ड का है, इंडिया ठीक हाफ है, और व्हीट में लगभग बराबर है। ये वर्ल्ड का दिया गया है, समझे ना? वर्ल्ड का, मैं इंडिया को कंपेयर कर रहा हूँ। मगर तुम यदि वर्ल्ड का एवरेज देखोगे प्रोडक्टिविटी मिलेट्स का तो बहुत कम है, 1.3 टन ही है पर हेक्टेयर। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको प्रोडक्टिविटी लेवल मिलेट्स का बढ़ाना होगा, नंबर 1। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है तुम लोग को कि गांव में अभी हमारा कितना 17 to 18 मिलियन टन्स प्रोड्यूस होता है मिलेट्स। अब मिलेट्स में बहुत होता है, जैसे देखो मिलेट्स कितना 17 से लेकर 18 मिलियन टन्स प्रोड्यूस होते हैं भारत में प्रत्येक साल। उसमें से जो सबसे ज़्यादा है वो बाजरा है। बाजरा तुम्हारा होता है 8 to 9 मिलियन टन, 40 to 50% लिख सकते हो तुम लोग। तो रागी है, बाजरा है, और भी बहुत सारा है, और एक माइनर मिलेट्स भी होता है। तो मेजर मिलेट्स में ये सभी आते हैं, रागी आते हैं, बाजरा आते हैं, और माइनर मिलेट, ये सब को जोड़ के स्टूडेंट 17 to 18 मिलियन टन हमारे भारत में प्रोड्यूस होते हैं। मगर भारत सरकार का क्या प्लान है कि 2030 तक हम 45 मिलियन टन प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, अच्छी बात है, हाँ, मगर बोलने से नहीं होगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा आपको। बात समझे? एक आपको एक वाइबल इकोसिस्टम डेवलप करना होगा जहाँ फार्मर्स बहुत खुशी, जैसे फार्मर्स अभी राइस को खुशी ग्रोन करता है ना कि हमको MSP मिल जाएगा, पूरा सरकार का सपोर्ट है, तो उसी तरह का सपोर्ट आपको मिलेट्स में भी देना होगा। यदि आप मिलेट्स में इस तरह का सपोर्ट नहीं दोगे तो क्यों करेगा फिर किसान? तो ये भी तो प्रॉब्लम है ये। उसके लिए आपको क्वालिटी सीड्स देने होंगे, है ना? और हाँ, रिकवरी जो प्रोसेसिंग है वो ढंग से करना पड़ेगा ताकि रिकवरी हो सके। अब देखो, अब ये लोग प्रोसेसिंग इतना गलत करता है स्टूडेंट कि लगभग तुम्हारा बहुत नुकसान हो जाता है। प्रोसेसिंग समझ रहे हो ना? अब मिलेट्स का जो तुम्हारा जो भी पौधा है उसे निकालना है तुमको। जैसे हम राइस से भी करते हैं ना, प्रोसेसिंग करके निकालते हैं, है ना? हम पैडी से राइस निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं? तो उस समय यदि बहुत लॉस हो गया तो राइस तो बहुत लॉस हो जाएगा। तो प्रोसेसिंग का रिकवरी भी तगड़ा होना चाहिए, समझे ना? यानी कि 55% से अभी 70% की तरफ होना चाहिए कि यानी कि हम 100% को
रिकवर कर रहे हैं, यानी कि उसमें प्रोसेसिंग कर रहे हैं, तो रिकवरी कम से कम 70% तक होना चाहिए। और अभी केवल 55%, यानी कि 45% तो लॉस हो जाता है। 100 यूनिट है तो 55% तो लॉस हो गया, बात समझे, यानी कि 55% ही आ पाया, 45% लॉस हो गया। तो रिकवरी अच्छा करना चाहिए प्रोसेसिंग से। आगे देखो, तो गवर्नमेंट को कहाँ कहाँ ध्यान देना चाहिए। नंबर 1, क्वालिटी सीड्स। अब क्वालिटी सीड्स प्रोवाइड करता है, जैसे याद करो तुम लोग कि स्वामीनाथन ने पंजाब में कितना अच्छा क्वालिटी सीड्स पे काम किया, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। अब उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा आपको, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा। जो किड है, सीड किड है, वो क्रिएट करना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट जाके सबको वितरण करना होगा, डिस्ट्रीब्यूट करना होगा फार्मर्स को। नंबर 1। नंबर 2 क्या, वही प्रोसेसिंग आपको स्ट्रॉन्ग बनाना होगा ताकि ज़्यादा रिकवरी हो सके, 75% तक रिकवरी हो सके। दूसरा क्या कि हाँ, फार्मर्स को डिसेंट प्राइस मिलना चाहिए। अब पता चला फार्मर ने क्या किया कि राइस और व्हीट को घटा दिया और वहाँ मिलेट्स लगा रहा है। अब मिलेट्स जब उसने ग्रोन कर लिया और उसको खरीदने वाला कोई नहीं है, तो क्यों उगाएगा फिर वो। तो इसलिए डिसेंट प्राइस मिलना चाहिए। और डिसेंट प्राइस कब मिलेगा, जब भारत सरकार का बैकअप रहेगा। अब भारत सरकार का बैकअप कैसे हो सकता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस से, MSP से, समझ रहे हो ना। इसलिए यहाँ पे लिखा गया कि MSP होना चाहिए माइनर मिलेट्स के लिए। एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज होने चाहिए, इसके लिए भी प्रोक्योरमेंट ढंग से होने चाहिए। FPO फोरफ्रंट पे रहना चाहिए, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन वो फोरफ्रंट पे रहना चाहिए, समझ गए ना। कॉन्ट्रैक्ट करने का बात हो या सीड को कंजर्व करने का बात हो, ये सब जो है बहुत ही बेहतरीन होना चाहिए। जैसे एग्जांपल देखो, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर जो है मिलेट्स बहुत ज़्यादा उगाते हैं, राजस्थान, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात में। हाँ, सब मिला के तुम्हारा लगभग 80% टोटल मिलेट्स होता है इस स्टेट्स में। तो बच्चे लोग, इसमें हमें ये करना होगा कि हायर यील्ड्स एंड लोअर कॉस्ट, जितना ज़्यादा यील्ड होगा और जितना कम दाम होगा उतना ही फ़ायदा होगा, उतना ही रूरल डिस्ट्रेस है उतना ही कम होगा। यानी कि जो फार्मर्स के ऊपर जो प्रॉब्लम होता है कि हमको सीड खरीदना है, महंगा सीड खरीदना है, आज हम सीड लगाएंगे और पता चला क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारा सीड पूरा बर्बाद हो गया, तो रोते रह गया वो बैठ के, फिर रोते रह जाएगा वो। मार जानते हो कि मिलेट्स में बहुत फ़ायदा है। मिलेट्स इन्वायरमेंट को सह लेता है, यदि वर्षा नहीं भी हुआ तो मुरझाएगा नहीं। मिलेट्स बहुत ही इन्वायरमेंट फ्रेंडली, समझे, इन्वायरमेंट फ्रेंडली क्रॉप्स है वो। तो बिल्कुल उस पर काम देना होगा आपको, काम करना होगा आपको उस पर। हाँ, काम करने के लिए फार्मर्स को डिसेंट प्राइस मिलना जरूरी है। कैसे मिलेगा, MSP के थ्रू मिलेगा। आगे देखो, और जैसे मान लो कि मिलेट से बहुत सारा सामान बना, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बने, बहुत सारे स्नैक्स बने, खाने वाले चीज़, तो उस पर GST मुक्त कर दो, GST मत लो। अब उस पर तुम GST लोगे तो फिर फार्मर्स को हर्ट करेगा। तो जो भी मिलेट से सामान बन रहा है, खाने पीने वाला चीज़, पार्ले जी, ये सब बन रहा है, उस पर GST फ्री कर दो, इससे डिमांड क्रिएट होगा। भारत टोटल वर्ल्ड में 19% ही ग्लोबल प्रोडक्शन है मिलेट्स का, मगर जहाँ तक सवाल, ओनली 19%, समझे भारत, बट इंडिया अकाउंट्स फॉर 40% एंड 80। बट जहाँ तक सवाल है बाजरा का, तो बाजरा भारत में वर्ल्ड का कंपेयर करोगे तो 40% प्रोड्यूस होता है, ज्वार 8% प्रोड्यूस होता है पूरा वर्ल्ड में, भारत में। तो बाजरा, रागी, माइनर मिलेट्स है ना, इसको और बेटर करके हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, वहाँ पे भी हमारा कमाई होगा, क्योंकि पूरा दुनिया में ही ये मांग है कि ये हाईली न्यूट्रिशियस है। और देखो श्री अन्ना बोल के इस बार भी हम बजट में कितना इसको प्रचार प्रसार किए हैं, इस बार भी G20 समिट में हमने श्री अन्ना का जिक्र किया है। तो फिर तो इसलिए स्टूडेंट, जो हमारा जो सबसे बेस्ट है बाजरा जानते हो ना, सबसे बेस्ट हमारा जो है, हम लगभग 8 to 9 मिलियन टन प्रत्येक साल उगाते हैं, 40 to 50% ऑफ मिलेट्स। कोर सीरियल में सब ज़्यादा कौन सा है, कोर सीरियल्स कितना प्रोड्यूस होता है, देखो जितने भी मिलेट्स है सब कोर सीरियल्स का हिस्सा है, ये समझ लेना, कोर सीरियल्स। तो कोर सीरियल्स हमारे कंट्री में 50 to 55 मिलियन टन्स एनुअली प्रोड्यूस होता है, और उसमें सब ज़्यादा क्या है, मेज है, जो लगभग तुम्हारा 50% के आसपास होता है, 30 मिलियन टन्स। याद आया, आप पहले वाला मॉडल से बता रहे हैं, समझे ना। हाँ समझे, लगभग 30 मिलियन टन्स हमारा सबसे ज़्यादा कोर सीरियल्स में ज़रा क्या है, मेज है, बट मेज मिलेट्स नहीं है। तो मिलेट्स में सबसे हाई कौन सा है, बाजरा है, कितना 8 to 9 मिलियन टन्स। भारत में कितना प्रोड्यूस होता है मिलेट्स, 18 to 19 मिलियन टन्स, समझ गए ना। अब यहाँ देखो वही चीज़ बताया गया, तो जरूरी है स्टूडेंट डिमांड साइड भी चेंज करना, समझे, डिमांड और सप्लाई दोनों तरफ आपको चेंज करना होगा। डिमांड ट्रांसफॉर्मेशन भी करना होगा रूरल इंडिया से,
आपको इन्फॉर्मेशन देना होगा कि हाउ टू कल्टीवेट, और सबसे बड़ी बात है कि आदमी के डाइट में कैसे पहुंचाएं इसको। जो आदमी का डाइटरी हैबिट है खाने का, वो कैसे पहुंचाए। तो सोशल मीडिया अवेयरनेस कैंपेन लोग को बोला जाए। जैसे अभी आदमी चावल और रोटी बहुत खाता है, तो कैसे थाली तक पहुंचाया जाए, उसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम करना होगा। मिलेट मेला लगाना होगा, और भी इस तरह का हेल्थ अवेयरनेस इनिशिएटिव करना होगा जिसका असर पड़ेगा, ताकि लोग इस बात को समझ सके कि हाँ मिलेट्स क्या है, सुपर फूड है, और उसको सुपर फूड की तरह ही लिया जाए और उसको डेली हैबिट में उतारा जाए। तभी जाके जो भारत सरकार का जो सपना है कि मिलेट्स को हम इतना आगे ले जाएंगे, और पूरा दुनिया का एक सपना है कि 2023 ईयर ऑफ मिलेट्स होगा, वो तभी संभव है जब डिमांड साइड और सप्लाई साइड में जो भी कमी है उसको पूरा करके आदमी का थाली तक मिलेट्स को पहुंचाया जाए। दैट्स इट।